नमस्कार बच्चों, क्लास 10th के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो कि हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पर किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि केमिकल इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या फिर केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करने के लिए 5 कौन-कौन से कंडीशंस थे, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है या फिर इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन अगले क्लासेस में पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, 5 टाइप में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है रिडॉक्स। आज हम इन 5 रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए फिर चलते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। जो केमिकल रिएक्शन है वो इन्हीं 5 प्रकार के होते हैं जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको कि रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या चीज है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी रिएक्टेंट हों और वो आपस में केमिकल रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बना ले, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर वाटर बनाया। आयरन और सल्फर आयरन सल्फाइड का निर्माण किए। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। फिर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाया। उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स का निर्माण होता है। ये भी देखिए सिंगल प्रोडक्ट है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इन सभी रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी रिएक्शंस में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट दिया, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। अगर कोई सिंगल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट था, वो उसको हीट दिया गया, लाइट दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, तीनों में से कोई भी कंडीशन दिए गए, तो अगर इन कंडीशन के प्रेजेंस में वो टूट रहा है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होता है 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थों में उसका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोज होकर के वो 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस देगा, तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन खुद से नहीं होता, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस देने होते हैं। जैसे कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, उसको हम थर्मो डिकम्पोजिशन कहते हैं। कुछ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। लिसिस मतलब ब्रेकअप, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पाइरोलिसिस टेम्परेचर के प्रेजेंस में होगा, हीट दिए टूट गया। तो भैया कुछ कुछ कंडीशन देना होता है जिसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे देखो कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कराने के लिए हमको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक मिलके एक हो रहे थे, ये क्या होता है, एक टूट के 2 या 2 से अधिक बनाता है, तो हुआ ना जस्ट उल्टा। ठीक है,
अब देखो एक एक करके हम आपको अलग अलग तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका जो आप सामने एग्जाम्पल देख रहे हो जिसमें हीट को यूज़ किया गया है, तो ये सब के सब थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये जितना भी डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, इनको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर रखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन हम क्यों बोले? क्योंकि भैया हम हीट दे रहे हैं तब ये डिकम्पोज हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, जब इसको हीट किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसी प्रकार से पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, जब इसको हीट किए तो ये KCl और ऑक्सीजन बनाया। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये KCl और ऑक्सीजन गैस बनाया। फिर आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फाइड को हीट किए तो ये आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया। तो देखो एक टूट के 3-3 बना रहा है, एक टूट के 2-2 बना रहा है। और ये बन कैसे रहा है भाई? जब हम इसको हीट कर रहे हैं। तो इस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हीट देने पे वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में टूटता है, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, ये सीनियर क्लासेस में आपको बहुत काम आने वाला है। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है जो कि येलो कलर का होता है। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था ये थर्मल डिकम्पोजिशन था, हीट के प्रेजेंस में होने वाला था। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। मतलब हम किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट को पास किए और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो टूट गया, तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लिटिक यानी लिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकअप होता है, टूटना होता है। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, तो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है किसी दूसरे के प्रेजेंस में, वहाँ कोई ना कोई सॉल्ट होना चाहिए, तो ये टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। फिर सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को हम मोल्टेन रखे हैं, ये पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है। जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग एलिमेंट जो है अलग अलग इलेक्ट्रोड पर ये डिपॉजिट करा देता है। ठीक है, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मोल्टेन है, पिघला हुआ है। जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वह एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में अलग अलग डिकम्पोज कर जाता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए किस प्रकार से होता है। अगला जो है वो है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है फोटोन, फोटोन मीन्स सनलाइट। कुछ ऐसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सूर्य के किरणों की उपस्थिति में होते हैं। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ को हम सनलाइट में रखें, वो रिएक्ट करके टूट गया, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। उसी को फोटोलिसिस भी कहा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, तो AgCl सॉलिड होता है। यहाँ पर हम Hν लिखे हैं क्योंकि ये एक फोटोन की एनर्जी होती है, और फोटोन वैसे लाखों होते हैं, यानी यहाँ पे NHν होना चाहिए था। और वही फोटोन जो है उस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर AgCl जो है वो टूट करके Ag और Cl2 गैस का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण कर रहा है। तो चूंकि ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। अब देखिए बच्चों, जो एक और रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन जो है वो भी डिकम्पोज करता है जब वो क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है। अब देखिए इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। Hν अगर कहीं भी लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे सनलाइट होगा, क्योंकि सनलाइट के लिए Hν लिखा जाता है। तो यहाँ देखो क्या होगा, इसमें होता क्या है, जब हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो इस मीथेन से एक हाइड्रोजन हटता है और क्लोरीन एक आके जुड़ जाता है। यानी यहाँ ये हो जाएगा CH3, यहाँ से एक Cl आके जुड़ गया। अब देखो यहाँ से निकला हुआ H और यहाँ वाला Cl मिल करके क्या बना दिया, HCl। अब ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकता है, अब ये रिएक्शन आगे देखो कैसे होगा। जब CH3Cl और Cl2 गैस फिर से रिएक्ट करेंगे Hν के प्रेजेंस में बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आके जुड़ेगा।
तो ये हो जाएगा CH2Cl2, क्योंकि एक क्लोरीन पहले से था, एक और हम ले आए, और फिर बनेगा HCl। अब देखिए आगे, जब CH2Cl2 रिएक्शन करेगा Cl2 गैस से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आके जुड़ेगा, ये हो जाएगा CHCl3 और HCl। दिस CHCl3 इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है बच्चों इस क्लोरीनेशन में, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, CHCl3 जब फिर से Cl2 गैस से रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CCl4 और प्लस HCl। इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये होता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। याद रखिएगा, क्लास 12th के बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आखिर कहाँ से आया, एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से। तो याद रखिएगा कि CCl4 CH4 से बनता है, यानी हम एक मॉलिक्यूल को उठाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, हम आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, यानी हम अगर किसी को थप्पड़ मार के उसको भगा के उसके जगह पे बैठ जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम जिसको थप्पड़ मार रहे हैं भैया वो हमसे कमजोर होना चाहिए। अगर हम उसको थप्पड़ मारे और कहीं वो हमसे मजबूत निकला तो पटक पटक के मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे का जगह ले लेता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में क्या देख रहे हैं कि सल्फेट आयन से कॉपर जुड़ा हुआ है। अब जिंक जब रिएक्शन करेगा तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो आगे क्या देख रहे हैं कि अब सल्फेट से जिंक जुड़ गया, कॉपर को हटा दिया। उसी प्रकार से देखो, कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा भैया, यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ से निकल जाएगा कॉपर। ये जो है ये एक्वस होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये सॉलिड होगा। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट और यहाँ से निकल जाएगा आपका कॉपर सॉलिड। उसी प्रकार से कॉपर क्लोराइड और जब लेड रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा PbCl2 और यहाँ से निकल जाएगा कॉपर, ठीक है। और ये देखो सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट और लेड रिएक्ट करते हैं तो ये बनाएगा लेड नाइट्रेट PbNO3(2), ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा Ag। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर NO3(2) है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अब हो गया बैलेंस्ड। तो ये जो तुम आप देख रहे हो ना सारे लोग, ये जो रिएक्शन है ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला दूसरे को हटा के उसके जगह पे बैठ जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमको डबल डिस्प्लेसमेंट देखना है। अभी हम क्या देख रहे थे कि एक आयन एक को हटा के उसके जगह बैठ रहा है। अगर किसी रिएक्शन में दो दो आयंस का एक्सचेंज होगा, मतलब हम पहले यहाँ थे, अब यहाँ से हट के हम यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब जस्ट दोनों आयंस एक्सचेंज कर गए, तो वैसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आइए समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो, कहता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके दो दो आयंस का एक्सचेंज हो जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो ऐसे को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है। अब देखो, अभी सिल्वर से नाइट्रेट आयन जुड़ा हुआ है और सोडियम से क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो अब Ag से आकर के Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि आयन का एक्सचेंज होता है। अभी नाइट्रेट आयन जो है वो Ag के साथ है, बाद में ये नाइट्रेट आयन देखो सोडियम के साथ हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि जब NO3 आयन जो है
वो जाकर के दूसरे जगह पे बैठ गया और क्लोराइड आयन जाकर के Ag के साथ जुड़ गया, यानी AgNO3 प्लस NaCl ये बनाएगा AgCl प्लस NaONO3, NaONO3 नहीं NaNO3, ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट है। तो इसमें दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब आगे देखो, ये है बैरियम क्लोराइड। जब बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेंगे तो फिर से यहाँ से क्या होगा, ये क्लोराइड आयन जाके यहाँ बैठेगा, सल्फेट आयन आकर के यहाँ बैठेगा, आयन से एक्सचेंज, तो ये बनेगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ इनसॉल्यूबल पार्ट होते हैं जो घुलते नहीं है बल्कि नीचे बैठ जाते हैं। तो जो इनसॉल्यूबल पार्ट किसी रिएक्शन में नीचे बॉटम में बैठ जाता है ना, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, कहता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्यूबल सॉलिड का निर्माण होता है और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल समझो, जब बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई गई, बैरियम क्लोराइड CuSO4 से रिएक्ट किया तो BaSO4 बनाया, बैरियम सल्फेट और CuCl2, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यहाँ देखिए, जब कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है और ये कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा, काला सॉलिड नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद जब एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आगे देखिए, मान लीजिए लेड नाइट्रेट है, जब ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बनेगा जो कि येलो रंग का प्रेसिपिटेट होता है और उसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट वहाँ पर निर्माण होता है। तो बच्चों, ये जो थे ये हमारे 4 रिएक्शंस थे जिनके बारे में हम पढ़े। अब जो अगला रिएक्शन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगले रिएक्शन में हम दो रिएक्शंस को एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और दोनों को एक साथ बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज़ है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझाने से पहले हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाना चाहेंगे। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ता है या वहाँ से हाइड्रोजन हटता है। तो अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन हट रहा है तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन क्या चीज़ है, तो इसका जस्ट उल्टा, अगर कहीं से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन कहलाता है। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। देखो डेफिनेशन समझो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ा रिडक्शन, ऑक्सीजन हटा रिडक्शन। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होगा तो इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, अब रिडॉक्स रिएक्शन के हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता कैसे है। जैसे देखो बाबू, यहाँ पर क्या देख रहे हो, अभी कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और आगे में कॉपर का रिडक्शन हुआ है। कॉपर का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कैसे हुआ भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दोनों तो रिडक्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाना, यानी क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और कहीं से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन, यानी यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद देखो, यहाँ हाइड्रोजन अकेले था और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर इसमें देखो, यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं है भैया, फिर कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराओगे? तो तुम ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ सल्फर अकेला है, यानी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगला है क्लोरीन। क्लोरीन से चेंज हुआ है HCl में, मतलब क्लोरीन यहाँ अकेले था, आगे उससे कौन जुड़ गया? उससे हाइड्रोजन जुड़ गया। जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है उसका रिडक्शन होता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज रिडक्शन। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी हम इन दोनों रिएक्शंस को क्या कह सकते हैं? इनमें हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए ना, आप उसके लिए फ्री हैं भैया, कमेंट करोगे हम उसमें सुधार करेंगे, कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। देखिए बच्चों, सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो आपको इसका पैटर्न कुछ और पढ़ाया जाएगा, अभी तो सिंपल पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपना ऑक्सीजन किसी को देता है या वहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई अपना ऑक्सीजन किसी को देता है ऑक्सीडेशन कराने के लिए या वहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपना हाइड्रोजन किसी को देता है रिडक्शन कराने के लिए या वहाँ से किसको हटा रहा है? ऑक्सीजन को। अगर कोई हाइड्रोजन को दिया और ऑक्सीजन को वहाँ से हटवा दिया तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन जब तुम 12th में जाओगे तो ये चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगा। वहाँ जाइएगा तो वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेंगे इस टाइप से। वहाँ क्या कहा जाता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों के लिए सोचना है। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस कर ले वो कहलाता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा या रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहलाएगा। तो क्लास 10th और सीनियर क्लासेस में बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चा पूछता है कि सर यहाँ से समझाइए कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग। तो तुम देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन क्या किया? यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया। हाइड्रोजन आया तब ना ऑक्सीजन हटा जी, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को हटाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या कर रहा है? ये कॉपर अपना ऑक्सीजन किसी को दे रहा है। तो अगर भैया कोई अपना ऑक्सीजन किसी को देता है तो उसका क्या होता है? जो अपना ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, वो दे दिया हाइड्रोजन को, यानी ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या होगा यहाँ? दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी दूसरे के ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। या कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, कि जो अपना हाइड्रोजन किसी को देता है या किसी दूसरे के ऑक्सीजन को हटाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। यही बातें थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो कहता है बच्चों कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसे प्रभाव को देखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे एक है कोरोजन ऑफ मेटल और दूसरा है रेंसिडिटी। ये दो चीज़ें हैं जिनमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिजल्ट देखते हैं। अब बच्चा पूछता है कि सर कोरोजन ऑफ मेटल क्या चीज़ है। देखो
कोरोजन का मतलब होता है कि अगर किसी मेटल का ऊपर का सरफेस हीट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, लाइट की वजह से, इसके बाद वाटर की वजह से या केमिकल की वजह से, किसी भी रीजन से अगर किसी मेटल का ऊपर का सरफेस खराब हो रहा है तो हम कहते हैं कि उस मेटल का कोरोजन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कोरोजन क्या चीज है? द प्रोसेस ऑफ इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल और द मेटल ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। किसी मेटल का सरफेस अगर इनकी वजह से खराब होता है, इन फैक्टर्स की वजह से, तो वो कोरोजन कहलाता है। यहाँ पर जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। होता क्या है कि जब कोई भी लोहा वाटर के कुछ मॉइस्चर से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे मान लीजिए कि हम किसी लोहा के रॉड को या लोहा के एक चदरा को बाहर छोड़ दिए हैं, तो होता क्या कि कुछ महीना दिनों में हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन लेयर आ जाता है। एक लेयर आप ऐसे रगड़ोगे तो देखना हाथ में ना ब्राउन बालू के दाना जैसा कुछ कुछ लग जाएगा, और उसी को रस्ट कहा जाता है। तो ये रस्टिंग जो होता है ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। उसमें होता क्या है कि जो आयरन का सरफेस था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, वो बनाता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है 2Fe2O3 × XH2। ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये था आपका कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखो ये जो रस्टिंग है ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग में भी जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज होता है, वो भी किसी दूसरे को रिड्यूस करता होगा, और ये रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब कहता है कि कोरोजन की वजह से आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। जैसे लोहा का रेलिंग है, स्टील का रेलिंग है, ब्रिज है, कार का बॉडी है, तो इन सब में क्या होता है कि जब एसिड रेन वगैरह इनके ऊपर गिरते हैं या फिर ये एरियल ऑक्सीडेशन इनका होता है, हवा की वजह से ये ऑक्सीडाइज अगर हो रहे हैं, तो इनसे ये चीज़ें खराब हो जाती हैं और इनका लाइफ शॉर्ट हो जाता है। अब हम अगली बात करते हैं रैंसिडिटी की। ये रैंसिडिटी क्या चीज़ है भैया? देखो, अभी तुम पढ़ रहे थे कि मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको कि जो ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल है, मतलब ऐसी खाने की वस्तुएं जिनमें तेल या वसा प्रेजेंट होता है, वो होता क्या है कि हमारे इस वातावरण के द्वारा, एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा उनका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो अगर एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी खाद्य पदार्थ जिनमें एरियल ऑक्सीडेशन होता है और वो उनका टेस्ट बदल जाता है, स्मेल बदल जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहते हैं, तो हम कहते हैं कि उनमें रैंसिडिटी हो गया है। ठीक है, तो कहता है कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क बाय अनप्लेजेंट स्मेल। कैसे पता चलेगा कि वो खराब हो गया? तो उसका स्मेल जो है वो गंदा हो जाता है। हमारे यहाँ गाँव देहात में कहा जाता है कि सब्जी औरा गया है, चावल औरा गया है। व्हाट इज दिस औराना? औराना का मतलब होता है कि भैया वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो गया, अब वो खाने योग्य नहीं है। तो इस चीज को हम रैंसिडिटी का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब आगे देखिए बच्चों, आखिर हम रैंसिडिटी से अपने खाने को कैसे बचाएंगे? तो होता क्या है ना कि रैंसिडिटी को होने के लिए या फिर खाना को ऑक्सीडाइज होने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर हम खाना को ऐसे जगह पे रखें जहाँ से उसको उस तापमान तक पहुँचना ही ना पड़े, तो वहाँ से खाना को बचाया जा सकता है। तो रैंसिडिटी को बचाने के कुछ कुछ तरीके होते हैं। हम एक एक करके आपको सारे मेथड समझाते हैं। जैसे सबसे पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट उनको कहा जाता है जो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाए खाद्य पदार्थ में जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट से वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन होते हैं? तो एक होता है BHA ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और एक होता है BHT ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। ये जो है ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये खाना को रैंसिडिटी से बचाते हैं। अगला है कि हम भैया उस फूड मटेरियल को नाइट्रोजन गैस के पैकेट में स्टोर करके रखेंगे। आप देखे होंगे लेज का पैकेट इतना मोटा सा होता है, फाड़ोगे इतू से लेज निकलता है। कंपनी को हम गाली देते हैं कि बेवकूफ़ बना दिया हमको। वो क्या होता है कि उस पोटैटो चिप्स को खराब ना होने दे, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, वो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देता है।
तीसरा है कि हम खाना को रेफ्रिजरेटर में रखें, ठंडा ठंडा हो जाता है, फ्रिज के अंदर खाना खराब भी नहीं होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन सब्जी बना के उसको 7 दिन तक फ्रिज में रखोगे, हर चीज़ का अपना समय सीमा है, उसी में चलना है, ठीक है। तो हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं तो वो फूड को रेंसिड नहीं होने देगा। इसके बाद है कि हम उस खाना को एयर टाइट कंटेनर में रखें जहाँ पर हवा न घुसे, हवा नहीं घुसेगा तो खराब नहीं होगा, ठीक है। और पांचवा है कि हम उस खाना को सनलाइट से दूर रखें, जितना सनलाइट से फूड को दूर रखोगे वो फूड उतना सेफ रहेगा, उतना ज़्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगा। हम 1 साल तक तो नहीं रख सकते हैं बचा के उसको, लेकिन कुछ समय तक रख सकते हैं। इस प्रकार से क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बच्चों विधिवत तरीके से संपन्न हुआ। अगर कहीं कोई डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ढंग से इस चैप्टर का नोट्स बनाइए और फिर हम मिलते हैं कुछ समय के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।